Jai Hind everyone, I welcome you all to Awakening classes. So this is a current affairs marathon session in which we are going to discuss about March, April and May important current affairs. So जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं मार्च, अप्रैल, मई में उनको आज की इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको दिसंबर, जनवरी और फरवरी के जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवा दूंगा। तो लास्ट 6 मंथ्स के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हमें कवर हो जाएंगे। इतना ही आप एग्जाम में देख के जाएंगे क्योंकि करंट अफेयर्स है वेरी डायनेमिक टॉपिक, कहीं से भी पूछ सकता है, बट कितना ही आप भी कवर कर लोगे। तो लास्ट 6 महीने के कवर करना इज वेरी रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम। तो इसके बाद एक और सेशन आएगा। देखो एक चीज मैं आपको बोलूंगा, इस वीडियो को 2 बार जरूर देख लेना। इसको ना ऐसे मतलब रटना नहीं, आपने वीडियो को देखना है, 2 बार वीडियो को देख लेना और उसके बाद पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी पीपीटी, तो वहां से आप इसको रिवाइज कर सकते हो। बट आपने एक नोटबुक और पेन साथ लेके बैठना है क्योंकि हर एक एस्पेक्ट मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड नहीं करा। मैं जो चीजें साथ साथ आपको बोलूंगा वो आप साथ साथ पेन डाउन करोगे, ठीक है। इसमें मैंने कैटेगरीज बना दी है। फॉर एग्जाम्पल अवार्ड्स की अलग कैटेगरी बना दी हुई है, जो माउंट एवरेस्ट के लिए हुआ है वैसा अलग है, डिफेंस का वैसा। तो इस तरह से आपको चीजें इजिली रिवाइज होती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। द वेरी फर्स्ट पॉइंट, हम यहाँ पर थोड़ा माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो ये मेरा फोन नया है तो अभी इससे पेन टैब इतना कोलैब नहीं कर पा रहा है, तो थोड़ी डिफिकल्टी आपको आने वाली है। तो इसमें सबसे पहले हम माउंट एवरेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो पर्सनैलिटी है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, डेट इज काम्या कार्तिकेय। किसके बारे में पता होना चाहिए? काम्या कार्तिकेय। ये वो पर्सनैलिटी है काम्या कार्तिकेय। ये यंगेस्ट इंडियन बनी है, यंगेस्ट इंडियन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल करा है। कितने साल की उम्र में करा है? 16 ईयर्स की एज में, ठीक है। तो काम्या कार्तिकेय के बारे में आपने ये याद रखना है, काम्या कार्तिकेय जो है वो यंगेस्ट इंडियन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल करा है। अब इसके रिलेटेड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनसे यंगेस्ट क्या वर्ल्ड में कोई है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल करा है, मतलब माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम करा है। तो कौन है वो? जॉर्डन रूमेरो। तो ये नाम लिख लेना, जॉर्डन रूमिरो। इन्होंने, जॉर्डन रूमिरो ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा था 13 साल की उम्र में, 13 ईयर्स, ठीक है। तो ये यंगेस्ट है इन द वर्ल्ड। बट इंडिया की बात करें तो काम्या कार्तिकेय, ये करंट न्यूज है, काम्या कार्तिकेय जो है वो यंगेस्ट इंडियन बनी है जिन्होंने स्केल करा है माउंट एवरेस्ट को। ये पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इनकी एज भी आप 16 ईयर्स याद रख सकते हो। सेकंड इंपॉर्टेंट माउंट एवरेस्ट के रिलेटेड ही एक और न्यूज आई है, वो ये है कि कामी रीता जो है, कामी रीता जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया है माउंट एवरेस्ट को सबसे ज्यादा टाइम, मतलब 29 टाइम्स उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा। तो सबसे ज्यादा टाइम है, अगर किसी एक स्केलर ने जो माउंट एवरेस्ट को स्केल करा, सबसे ज्यादा टाइम किसने करा हुआ है? तो कामी रीता ने। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, कितनी बार क्लाइम करा इन्होंने माउंट एवरेस्ट को? 29 टाइम्स। ये कहां से बिलोंग करती है? नेपाल से बिलोंग करते हैं। तो इतना पॉइंट आपने याद रखना, ठीक है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट माउंट एवरेस्ट के रिलेटेड क्या है? ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे का नाम भी आपने याद रखना है। जैसे काम्या कार्तिकेय जो है वो यंगेस्ट बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को स्केल करा है, ज्योति रात्रे ओल्डेस्ट इंडियन वुमन है, ओल्डेस्ट इंडियन वुमन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा है। कितने साल की उम्र में? 55 ईयर्स की एज में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट माउंट एवरेस्ट के रिलेटेड देख लो, एक बुक है, वो पूछ सकता है एग्जाम में किसने लिखी है। बुक का नाम है एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप। ये किसने लिखी है बुक? बचिंद्री पाल ने लिखी है। बचिंद्री पाल कौन है? बचिंद्री पाल पहली इंडियन वुमन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। तो ये पॉइंट आपने माउंट एवरेस्ट के रिलेटेड, ये 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। सबसे पहला हमने क्या देखा? काम्या कार्तिकेय, ये यंगेस्ट इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा है एट द एज ऑफ 16 ईयर्स। सेकंड हमने देखा ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन कौन सी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा? ज्योति रात्रे एट द एज ऑफ 55। दो तो फैक्ट ये हो गए। थर्ड हमने देखा कामी रीता जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया, उन्होंने सबसे ज्यादा टाइम्स जो है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, 29 टाइम्स। ये नेपाल से बिलोंग करते। और हमने एक बुक देखी एवरेस्ट माई जर्नी टू द टॉप। ये बुक किसने लिखी है? बचिंद्री पाल ने लिखी है, जो पहली इंडियन वुमेन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा था। ये सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए। एक और लास्ट फैक्ट एग्जाम्स में पूछता है, आज से 2 साल पहले जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है, देखो माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ती रहती है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से, बट अभी जो रिसेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8848.86 मीटर, ठीक है। 884 मतलब 8 किलोमीटर 8848 मीटर जो है क्या है? हाइट है किसकी? माउंट एवरेस्ट की। ये पॉइंट आपने याद रखना, 8848.86 मीटर। तो ये चीज भी आप याद कर सकते हो क्योंकि ये भी रिसेंट डेवलपमेंट ही है माउंट एवरेस्ट के रिलेटेड, ठीक है। माउंट एवरेस्ट क्या है? वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ये पॉइंट हमें समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, ये 2-3 फेस्टिवल जो है न्यूज में थे, इसमें एक तो आपने बिल्कुल याद रखना। पहला देख लो, सागा दावा फेस्टिवल। सागा से सिक्किम याद कर लो। सागा दावा फेस्टिवल किससे बिलोंग करता है? सिक्किम से। सागा से सिक्किम याद कर लो, ठीक है। सागा से सिक्किम। तो सागा दावा फेस्टिवल कहाँ बिलोंग करता है? सिक्किम में। इससे भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है वो इस फेस्टिवल की है, कोवागम फेस्टिवल। देखो कोवागम इज द नेम ऑफ अ विलेज
वहां पर ये फेस्टिवल बनाया गया। कहाँ पर है ये विलेज? तमिलनाडु। इसका नाम, इस फेस्टिवल का नाम है कोवागम फेस्टिवल या कोथंदवर टेम्पल फेस्टिवल। क्या नाम है? दो इसी के सेम नाम है। कोवागम फेस्टिवल बोलो, कोथंदवर टेम्पल फेस्टिवल बोलो। ये कहाँ पर मनाया गया? कोवागम विलेज में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, ये इतना न्यूज में क्यों है? देखो इसकी बहुत पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पे रिलीज हुई थी। ये एक 15 डेज का एनुअल इवेंट है बिकॉज ऑफ द बिलोंगिंग टू ट्रांसजेंडर पीपल। तो ये किससे फेस्टिवल बिलोंग करता है? ट्रांसजेंडर पीपल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कोई भी चीज अगर ट्रांसजेंडर वुमेन, मतलब जो चिल्ड्रन के रिलेटेड चीजें होंगी, जो हमारी वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी की, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे एग्जाम के। तो आपने याद रखना है कोवागम फेस्टिवल, कोथंदवुर टेम्पल फेस्टिवल कहाँ पर का है? तमिलनाडु का है, कोवागम विलेज का है, और ट्रांसजेंडर का 15 डेज का एनुअल फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और न्यूज में था, दैट इज चापचार कुट फेस्टिवल। तो चापचार कुट फेस्टिवल कहाँ का है? मिजोरम का। तो तीन ही इंपॉर्टेंट, ऐसे तो बहुत सारे फेस्टिवल है, बट इन 3 महीनों में 3 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हुए थे। सागा सिक्किम से याद कर लो, कोवागम फेस्टिवल तमिलनाडु का है, और चापचार कुट फेस्टिवल कहाँ का है? मिजोरम का। ये पॉइंट आपने याद रखना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं। देखो कैनीज फिल्म फेस्टिवल, अगर हम कैनीज फिल्म फेस्टिवल की बात करें, इनका नाम है अनसुईया सेन गुप्ता। ठीक है, अनसुईया सेन गुप्ता इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। अनसुईया सेन गुप्ता, इनकी एक फिल्म थी शेमलेस फिल्म थी शेमलेसनेस। उस फिल्म के अंदर ये एक्ट्रेस हैं, और ये पहली इंडियन एक्ट्रेस बनी है जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। कहां पर? कैनीज फिल्म फेस्टिवल में। देखो कैनिस ए प्लेस इन फ्रांस। तो फ्रांस में एक जगह है कैनिस। कैनिस फिल्म फेस्टिवल को एनुअल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, मतलब हर साल बनाया जाता है। एनुअल जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। कहाँ पर बनाया जाता है? कैनिस में। कहाँ पर? कैनिस मतलब फ्रांस में बनाया जाता है। अनसुईया सेन गुप्ता जो है, इनकी फिल्म कौन सी फिल्म से बिलोंग करती थी? शेमलेस से। वहां की ये क्या है? एक्ट्रेस है, और ये इंडिया की पहली एक्ट्रेस बनी है जिन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है कैनिस फिल्म फेस्टिवल में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो ये फीमेल है, एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, वर्ल्ड लेवल पे मिला है, और पहली इंडियन बनी है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनसुईया सेन गुप्ता के बारे में याद रखना, ये पहली इंडियन एक्ट्रेस है जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिया है। कहां पर? कैनिस फिल्म फेस्टिवल में 2024 का। ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट, ये एक नाम है, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, ये एक डॉक्यूमेंट्री काइंड ऑफ है शॉर्ट। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, एक इंडियन फिल्म है, इसको ले सिनफ अवार्ड मिला है। ठीक है, ले सिनफ अवार्ड, सिनफ का SCINEF होता है, सिनफ अवार्ड मिला है। ये पॉइंट भी आप याद रख लो, बस इतना याद रखें। सनफ्लावर से याद कर लो कि ले सिनफ अवार्ड मिला है। सनफ्लावर से याद कर लो ले सिनफ, ये भी कैनिस के अंदर ही मिलता है, कैनिस फिल्म फेस्टिवल में ही ये भी मिला है। तो सनफ्लावर इंडियन फिल्म है, सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो एक इंडियन फिल्म है, उसको ले सिनफ अवार्ड मिला है। इतना आपने याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करीना कपूर खान जो है, करीना कपूर को नेशनल एम्बेसडर बनाया गया यूनिसेफ। मतलब यूनिसेफ इंडिया जो है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है इंडिया का, उसकी इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया का यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ इंडिया जिसे कहते हैं, उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको चुना गया है? करीना कपूर को चुना गया है। ये पॉइंट आपने याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है ना, हर साल एक बुक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। तो इस साल का 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो किसको दिया गया है? दिया गया है बुक काइरोज को। तो बुक का क्या नाम है? काइरोज। देख लो, बुक का क्या नाम है? काइरोज। ये याद रखना, काइरोज बुक जो है उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है 2024 का दिया गया। किसने लिखी है? जेनी अर्पनबैक ने। किसने लिखी है? जेनी अर्पनबैक ने इसको लिखा हुआ है। और अगर मैं बात करूं, इसको ट्रांसलेट किसने करा है? ट्रांसलेट किया है मिशेल हॉफमैन ने। मिशेल हॉफमैन ने इसको ट्रांसलेट किया। यहां पे लिखता हूं, मिशेल हॉफमैन ने इसको क्या किया है? इसको ट्रांसलेट करा है। तो इतना आपने याद रखना है। तो क्या देखा हमने इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में? क्या देखा? कैनिस फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है। अनसुईया सेन गुप्ता, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनसुईया सेन गुप्ता को शेमलेस फिल्म में उन्होंने एक्ट करा था, इसकी वजह से इनको क्या है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, और ये पहली इंडियन बनी है जिसने बेस्ट एक्ट्रेस, इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिया है वहां पर। ठीक है, उसके बाद ले सिनफ अवार्ड सनफ्लावर को मिला है, इतना याद है। करीना कपूर खान को नेशनल एम्बेसडर बनाया गया यूनिसेफ इंडिया का। काइरोज बुक इस साल की इंटरनेशनल बुकर प्राइज विनर है। किसने लिखी है? जेनी अर्पनबैक ने। और किसने ट्रांसलेट किया? मिशेल हॉफमैन। वो नहीं भी याद करोगे चलेगा, बट काइरोस बुक जेनी अर्पनबैक ने लिखी है, ये चीज तो आपको याद करनी ही करनी है। ठीक है, इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल 2024 की है ना, इतना भी याद कर लो कि 2022 की बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है वो इंडिया को मिला था, इंडियन को मिला था। किसको मिला था? गीतांजलि श्री को मिला था। उनकी कौन सी बुक थी? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। तो टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए गीतांजलि श्री को 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था। तो ये भी इसके साथ रिलेटेड चीज है, एग्जाम में पूछी जा
सकती है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, जो मिसाइल्स वगैरह कई बार डिफेंस के रिलेटेड भी एग्जाम में पूछता है वो भी देख लेते हैं। एक स्मार्ट मिसाइल, एंटी सबमरीन मिसाइल है, ये डीआरडीओ ने बनाई है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है कि जो स्मार्ट मिसाइल है वो किसने बनाई है, तो डीआरडीओ ने बनाई। देखो स्मार्ट की अगर आपको फुल फॉर्म पता चल जाएगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये है क्या। स्मार्ट की फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। बस इतना थोड़ा आइडिया ले लो कि टॉर्पेडो रिलीज के रिलेटेड क्या फुल फॉर्म है इसकी, सुपरसोनिक मिसाइल। पहले तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है, असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, मतलब यहाँ से टॉर्पेडोज निकलते हैं। देखो टॉर्पेडोज, अगर आपने कोई ऐसी मूवी देखी जैसे गाजी अटैक मूवी देखी होगी, उसमें देखा होगा कि डिफरेंट सबमरीन्स को खत्म करने के लिए हमारी शिप्स के नीचे से टॉर्पेडोज निकलते हैं। टॉर्पेडो मतलब काइंड ऑफ मिसाइल्स निकलती हैं तो जो दुश्मन की सबमरीन्स को खत्म करने के लिए होती हैं। तो बेसिकली स्मार्ट मिसाइल भी वही है। स्मार्ट मिसाइल में क्या है, एक एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसमें क्या होंगी, टॉर्पेडोज निकलेंगी, लाइट वेट टॉर्पेडोज निकलेंगे और जो सबमरीन्स को अटैक करेंगी। किसने बनाई है, डीआरडीओ ने बनाई है। जस्ट इतना आपने याद रखना है कि स्मार्ट मिसाइल क्या है। स्मार्ट मिसाइल है एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसमें रिलीज असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये किसने बनाई है, डीआरडीओ ने बनाई। इसका काम क्या है, ये लाइट वेट टॉर्पेडोज को लॉन्च करता है और जिसकी वजह से हम सबमरीन्स को मार सकते हैं। ठीक है, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने देखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज इंडिया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया ने एक सुपरसोनिक मिसाइल ली है, रैमपेज। रैमपेज नाम है इसका, नाम है रैमपेज। ठीक है, रैमपेज एक क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल है जो इंडिया ने ली है। कहां से ली है, इजराइल से। तो इजराइल ने ईरान पे जो टारगेट करा था वो भी इसी मिसाइल के थ्रू करा था। तो आपने जस्ट इतना याद रखना कि रैमपेज मिसाइल जो है हमने कहां से ली है, इजराइल से लिया। इंडियन एयरफोर्स एज वेल एज इंडियन नेवी ने इसको अपनी इंडेक्ट भी कर लिया। और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब आप एयर से सरफेस में छोड़ सकते हो इसको। ठीक है, एयर से सरफेस में छोड़ सकते हो। अगर आपने हेलीकॉप्टर में लगा दी, हेलीकॉप्टर से कहां पर, सरफेस में अगर किसी जगह पे आपने हिट करना तो आप कर सकते हो। तो जस्ट इतना याद रखो कि रैमपेज क्या है, एक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है। इंडिया ने कहां से ली है, इजराइल से ली है। इतना आपने याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मैगेलन मिशन किसके रिलेटेड है। तो मैगेलन मिशन नासा का मिशन है। ठीक है, किसका मिशन है, इसरो दे देगा, इसरो नहीं करना वहां पर। मैगेलन मिशन किसका है, नासा का है। किसको स्टडी करने के लिए है, वीनस प्लैनेट को स्टडी करने के लिए। तो मैगेलन मिशन बिलोंग्स टू नासा और किसको स्टडी करने के लिए है, वीनस को स्टडी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट श्रीनिवास आर कुलकर्णी एक इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉमर हैं जिनको शॉ प्राइज मिला है 2024 को। एग्जाम में पूछेगा शॉ प्राइज 2024 का किसको मिला है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। किसको मिला है, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। ये कौन है, इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉमर। ठीक है, क्या है, इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉमर। सर क्लियर है, इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर हमें। अब स्पोर्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। मनिका बत्रा, मनिका बत्रा के बारे में आपने ये याद रखना कि मनिका बत्रा पहली इंडियन वुमेन बनी है, फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी है। टेबल टेनिस की प्लेयर है, पहली इंडियन वुमेन टेबल टेनिस प्लेयर है जिन्होंने टॉप 25 वर्ल्ड रैंकिंग में अपना नेम जो है वो सिक्योर करा है। तो मनिका बत्रा के बारे में आप ये याद रखोगे, पहली इंडियन वुमेन टेबल टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने अपना जो रीच है वो टॉप 25 जो है वर्ल्ड के टॉप टेबल टेनिस प्लेयर्स में पहुंचाई है। तो इतना आपने याद रखना है। ठीक है, तो मनिका बत्रा का नाम आप बिल्कुल याद रखोगे। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स हैं अबाउट स्पोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है जो 3 महीने में हुए हैं, आपको ये याद करने ही करने हैं। ठीक है, और कोई चॉइस नहीं है। ये फैक्ट देखो, दीपा कार्माकार, ये है दीपा कार्माकार हमारी। दीपा कार्माकार ये पहली इंडियन वुमेन, देखो जो फर्स्ट इंडियन वुमेन है ना वो तो मतलब रट ही लेना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा वो। तो दीपा कार्माकार पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जिम्नास्ट में है ये, एशियन चैंपियनशिप। एशियन चैंपियनशिप में अगर आप पीवाईक्यूज उठा के देखो, एशियन कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, इनके रिलेटेड बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो दीपा कार्माकार पहली इंडियन वुमेन बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जिम्नास्ट की फील्ड में ये बिलोंग करती है, किसमें, एशियन चैंपियनशिप में। ठीक है, अब एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कौन से ऐसे इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने बैन किया गया है, किसके द्वारा, नेशनल एंटी डोपिंग एसोसिएशन द्वारा या नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, मतलब जो डोपिंग में पाए गए, मतलब जो स्टीरॉइड वगैरह लेते हैं परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए। तो बजरंग पूनिया, बजरंग पूनिया एक इंडियन रेसलर हैं, इनको नाडा ने 2 साल के लिए सस्पेंड करा है, बैन कर दिया है 2 साल के लिए। क्यों किया है, क्योंकि ये डोपिंग वाले उसमें पाए गए। ठीक है, तो बजरंग पूनिया इंडियन रेसलर, ये भी याद कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, सुनील छेत्री। एग्जाम में आ सकता है सुनील छेत्री किस स्पोर्ट के एसोसिएटेड है, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, तो किसके साथ एसोसिएटेड है, फुटबॉल के साथ। ये इंडियन फुटबॉल प्लेयर है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं और इन्होंने अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस करा है बहुत रिसेंटली। तो इसलिए ये भी आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है सुनील छेत्री का। ये बेंगलोर की तरफ से, जो डोमेस्टिक हमारी स्पोर्ट्स है उसमें बेंगलोर की तरफ से खेलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट ताक्षी वगानी की बात करूं, ताक्षी वगानी गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्केटिंग की फील्ड में इनका जो नाम है वो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया, ताक्षी वगानी। ये पॉइंट भी आपने याद, तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है ताक्षी वगानी किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए किससे बिलोंग करते हैं, स्केटिंग से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट कुछ ट्रॉफीज किसने जीती हैं। इंडियन सुपर लीग जो हुई है 2023-24 की, इंडियन सुपर लीग, आपको एग्जाम में कोई पूछे इंडियन सुपर लीग जो है उसमें कौन जीता है, उसमें मुंबई जीते। इंडियन सुपर लीग में मुंबई जीते, मुंबई सिटी जीती है। इन्हें किसको हराया, इसने हराया है मोहन बैगुन की टीम को, मोहन बैगुन की टीम को इन्होंने हराया, मोहन बैगुन की टीम को इन्होंने हराया है, मोहन बैगुन की टीम को इन्होंने हराया। और ये क्या विनर बनी है, किसकी विनर बनी है, इंडियन सुपर लीग। ये क्या है, फुटबॉल एक हमारा टूर्नामेंट है, उसमें इंडियन सुपर लीग जो है इसमें विनर बनी है कौन, मुंबई, और मोहन बैगुन टीम को इन्होंने हराया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 2024 आईपीएल के बारे में, आपको पता होगा तो ये भी आप देख लेना, इंपॉर्टेंट है। 2024 आईपीएल की बात करें तो इसके विनर कौन है, कोलकाता नाइट राइडर इसकी विनर रही है। कोलकाता नाइट राइडर ने किसको बीट करा था फाइनल में, सनराइजिंग हैदराबाद। तो एसआरएच को बीट करा था, सनराइजिंग हैदराबाद को किसने बीट करा था, कोलकाता नाइट राइडर ने, और कोलकाता नाइट राइडर विनर बने। एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि मैन ऑफ द सीरीज किसको मिली है, आईपीएल 2024 में मैन ऑफ द सीरीज किसको मिली है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सुनील नारायण को, किसको मिली है, सुनील नारायण को। तो एग्जाम में ये पूछेगा सुनील नारायण जो है वो कौन सी जो उससे बिलोंग करते हैं, टीम से बिलोंग करते हैं, तो वो भी आपने याद रखना है। ये कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं, ये कोलकाता नाइट राइडर्स से बिलोंग करते हैं, एक ऑलराउंडर है, तो इतना आपने याद रखना है। ठीक है, तो क्या हमने देखा कि कोलकाता नाइट राइडर्स के सुनील नारायण हैं, इनको मैन ऑफ द सीरीज जो अवार्ड है वो मिला है आईपीएल 2024 में। आईपीएल 2024 के विनर कौन रहे हैं, आईपीएल 2024 के विनर रही हैं हमारी टीम कोलकाता नाइट राइडर, और किसको बीट करा है, सनराइजिंग हैदराबाद में। ठीक है, इतना ही याद रखोगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज बेस्ट मेल प्लेयर इन हॉकी इंडिया अवार्ड 2023। तो हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में बेस्ट मेल जो अवार्ड है प्लेयर का किसको मिला है, हार्दिक सिंह को। किसका, हार्दिक पांड्या नहीं, हार्दिक सिंह। तो बेस्ट मेल प्लेयर इन हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 कौन है, हार्दिक सिंह। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यार, ये तो मतलब बहुत न्यूज में आया था जब ये हुआ। देखो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो है 2024 का, उसमें युवराज सिंह, देखो 4 यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। ठीक है, 4 पर्सन को एज ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है, किसके लिए, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए। कौन कौन है वो, तो ये नाम याद कर लो। एक सबसे पहले आ गए युवराज सिंह, सेकंड उसेन बोल्ट, आप सब जानते हो युवराज सिंह, उसेन बोल्ट। थर्ड वन इज क्रिस गेल, कौन, क्रिस गेल, क्रिस गेल, तो क्रिस गेल को चुना गया। और फोर्थ वन इज शाहिद अफरीदी फ्रॉम पाकिस्तान, शाहिद अफरीदी फ्रॉम पाकिस्तान। ये 4 जो है इंडिविजुअल्स, इनको चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024। तो याद कर लें, युवराज सिंह, उसेन बोल्ट, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। देखो इस वीडियो को 1-2 बार देख लोगे कवर हो जाएगा। चहल, चहल की बात करें, चहल फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने 350 T20 विकेट्स लिए हैं। तो T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले कौन बने हैं, पहले इंडियन बने हैं, इनका नाम है युजवेंद्र चहल। तो इनके बारे में आपको पता ही है। तो चहल जो है फर्स्ट इंडियन बने हैं टू रीच 350 T20 विकेट। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। देखो इलेक्शंस हुए ना रिसेंटली, लोकसभा के इलेक्शन, तो इलेक्शंस के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो आपको इलेक्शंस को अच्छे से देख के जाए, इलेक्शन में क्या हुआ है। सबसे पहली बात, इलेक्शन में कौन जीता ये आपको पता है, कौन से नंबर के, कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन से नंबर के लोकसभा इलेक्शन थे, 17 में थे, 18 में थे, 19 में थे, 20 में थे, कौन से लोकसभा इलेक्शन थे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखो कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। एक कमेटी बनाई गई अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। तो इससे पहले जो द्रौपदी मुर्मू जी के पहले जो प्रेसिडेंट रहे इंडिया के, वो कौन थे, रामनाथ कोविंद। उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी का नाम है, कमेटी का ये काम है कि वो चेक करे कि एक नेशन में एक इलेक्शन हो सकता है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्शन होते हैं उनकी जगह हम एक ही बार इलेक्शन कराएं। तो आपको एग्जाम में आ सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो कमेटी बनी है वो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने के लिए किसके अंडर बनी है, तो रामनाथ कोविंद के अंडर बनी है, जो फॉर्मर हमारे वो रह चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो एट प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे राजीव कुमार जी। तो इंपॉर्टेंट है इलेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर दिस एग्जाम, ये देख के जाना। नेक्स्ट इज सी विजिल ऐप, इलेक्शंस को मॉनिटर करने के लिए। देखो इलेक्शंस को मॉनिटर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने एक ऐप बनाई, दैट इज नोन एज सी विजिल ऐप। इसमें क्या होगा, इसमें आप कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहीं दिख रहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट चीजें हो रही हैं, तो आप इस ऐप में जाके कंप्लेन करोगे और विद इन पता नहीं कितने मिनट वहां पर एक्शन होना था। तो सी विजिल ऐप किसके रिलेटेड है, बेसिकली मॉनिटरिंग ऑफ इलेक्शंस के रिलेटेड है, ये पॉइंट आपने याद रखना। ठीक है, अब आपने एक चीज इस साल नोट करी होगी
कि आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं तो उनकी वोटिंग जो है उनको जो है बूथ में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही उनकी वोटिंग घर पे ही हो चुकी थी। ठीक है, तो बेसिकली इसके लिए एक सक्षम ऐप है। तो सक्षम ऐप बेसिकली किस लिए बनाई है इलेक्शन कमीशन द्वारा? होम वोटिंग, मतलब आप घर से वोट कर पाओ। तो ये किसको अलाउ था? आप घर से सबको थोड़ी वोट करना था। वो वोटर जिनकी एज 85 से अबव है तो वो घर से ही वोट करेंगे, उनको पोलिंग बूथ में जाने की जरूरत नहीं है। और सेकंड, जो वो पर्सन जिनको कोई डिसेबिलिटी है बट 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी, अगर 40% से कम डिसेबिलिटी है वो जाएगा वहां पर बूथ में जाके वोट करेगा, बट 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो घर आएंगे और वहां पर घर पे आपकी वोटिंग होगी। तो ये किसके में है? सक्षम ऐप इसके रिलेटेड है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अभी आप वीडियो पॉज करोगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे कि एट प्रेजेंट जो लोकसभा इलेक्शन है वो कौन से नंबर के लोकसभा पार्टी थी, लोकसभा इलेक्शन से। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद है। नेक्स्ट, हाँ, एक ब्लूमबर्ग जो है इंडेक्स निकालता है, थिंक टैंक का इंडेक्स निकालता है, बिलीनियर इंडेक्स। ठीक है, ब्लूमबर्ग बिलीनियर इंडेक्स, मतलब कौन कौन बिलीनियर्स हैं वर्ल्ड में। देखो इनके अकॉर्डिंग रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इज बर्नाल्ड अर्नोल्ट। कहाँ गए? ये फ्रांस के। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछे ब्लूमबर्ग बिलीनियर इंडेक्स के मुताबिक रिचेस्ट पर्सन कौन है वर्ल्ड के, तो बर्नार्ड अर्नोल्ट फ्रांस के, ये चीज याद रखनी है। और टॉप 15 जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है उनमें इंडिया के दो हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। दोनों को जानते हो आप। मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जो है टू इंडियंस हैं इन द टॉप 15 लिस्ट। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो ये करंट अफेयर्स जो है ना, ऑल्दो आपको पता है कि 3 महीने में कितने ज्यादा करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, कितने इवेंट्स हुए होंगे, बहुत इवेंट्स होते हैं, बट हमें वही उठाने जो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। इसीलिए लेक्चर में 1-2 दिन डिले हो गया, क्योंकि ऐसी चीजों को कंसोलिडेट करना, ऑथेंटिक हर जगह से उठाना, उसमें से भी सिलेक्ट करना, तो थिंग्स विल टेक टाइम। तो कई बार ऐसा होता है, अभी इसलिए एक सेशन में मैं सिर्फ 3 मंथ के करवाऊंगा और दूसरा सेशन में लूंगा, उसकी भी पीडीएफ वगैरह तैयार होने में टाइम लगेगा, उसके भी करंट ढूंढने हैं और उसको प्रिपेयर करना है, तो दैट विल टेक 2 to 3 मोर डेज। तो मतलब वो मैं कोशिश करूंगा कि फ्राइडे से पहले पहले, आपका संडे को एग्जाम है, फ्राइडे से पहले पहले आप तक पहुंच जाएगा वो, तो इतनी दिक्कत नहीं है। तो एक बार उसको भी रिवाइज करें, बट फ्राइडे तक इसको 1-2 बार देख लेना ना, ताकि ये तो कवर हुआ एटलीस्ट आपका। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स निकालते हैं। वो इंडेक्स देखो, इंपॉर्टेंट इंडेक्स कौन सा निकला अभी रिसेंटली? ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स 2024। तो कौन निकालता है? सबसे पहली बात आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म, मतलब टूरिज्म और ट्रैवलिंग वाले फीचर्स जिस कंट्री के सही हैं वो इंडेक्स कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है। इसके अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट रैंक वर्ल्ड में, आपको सिर्फ फर्स्ट देखना है, फर्स्ट किसका है? यूएसए का है। और इंडिया का कितना है? देखो इंडिया का ट्रैवल एंड जो हमारा टूरिज्म इंडेक्स की बात करें, इसमें रैंक इंडिया का बहुत इंप्रूव है। रैंक इंडिया का है 39 आउट ऑफ 119 कंट्री। तो 119 कंट्रीज में हमारी कंट्री का ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में रैंक 39 है, मतलब इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा है इस पर। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक किसका है? यूएसए का। ये पॉइंट भी आपने याद है, कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंपॉर्टेंट है, इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है तो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट बन जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज करा है वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2024। आपको पूछेगा एग्जाम में कि वर्ल्ड कौन ये रिलीज करता है? वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट जो है, या वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स जो है, ये कौन रिलीज करता है? तो यू हैव टू नो कि वर्ल्ड बैंक इसको रिलीज करता है। वहां पर आईएमएफ दे देगा, आईएमएफ के साथ कंफ्यूज मत होना, वर्ल्ड बैंक पे आप इसका आंसर मार्क करोगे। ठीक है, अब ये सिंपल कुछ वर्ल्ड के रिलेटेड है, ऑल्दो ये पूछने की प्रोबेबिलिटी लो है। ब्लू रेजिडेंसी वीजा कौन सी कंट्री ने लॉन्च करा है? यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लॉन्च करा है ब्लू रेजिडेंसी वीजा। ठीक है, उसके बाद ये देखो, ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको। एक तो पहली फीमेल बनी है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट। तो जब भी फीमेल फर्स्ट हो कहीं पर तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली फीमेल प्रेसिडेंट मैक्सिको कौन बनी है? क्लॉडिया शेनबॉम। ठीक है, क्लॉडिया शेनबॉम जो है ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है मैक्सिको की। ये पॉइंट आपने याद है। नेक्स्ट, इब्राहिम रेजी। ठीक है, ये बिलोंग्स टू ईरान। अब आप बोलोगे सर इसका क्या रेलिवेंस है आपके एग्जाम के? देखो ये जो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हैं ये ईरान से बिलोंग करते हैं, ईरान के प्रेसिडेंट थे इनकी, और जो है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी जो डेथ हो जाती है। ठीक है, उसके लिए इंडिया में मॉर्निंग भी रखा गया था, मतलब प्रे करने के लिए रखा गया था, एक दिन शांत वाला वो भी रखा गया था। तो बेसिकली कहने की बात ये है कि इतने इंपॉर्टेंट डिग्निटरीज हैं आपके एग्जाम के लिए, तो पूछा जा सकता है कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे। तो इस चीज के लिए आपको एक बार इसको देख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट इज अवार्ड एंड ऑनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस को इस साल अवार्ड मिले हैं ये हमने कवर करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका
देखो ये लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड स्टार्ट हुए 2022 में। ध्यान से सुनना, ये स्टोरी अभी तक 3 ही मिले, तीनों देख लो, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 में स्टार्ट हुए। लता मंगेशकर को आप सब जानते हो, सिंगर थे, बहुत रेनॉन्ड, ठीक है। उनकी जो है उनके अवार्ड, उनके नाम पे अवार्ड स्टार्ट हुए 2022 में। सबसे पहला 2022 का अवार्ड मिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, ठीक है। उसके बाद 2023 का अवार्ड मिला आशा भोंसले को, ठीक है। किसको मिला? 2023 का आशा भोंसले। एट प्रेजेंट 2024 का अवार्ड किसको मिला? अमिताभ बच्चन को। बस ये 3 आपने याद रखना। अमिताभ बच्चन को 2024 का मिला है। 2022 का किसको मिला था? पहली बार जब मिला था वो नरेंद्र मोदी जी को मिला था, और 2023 का आशा भोंसले जी को मिला। तो ये 3 फैक्ट आपने लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के बारे में याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, इस बार भारत रत्न 5 सेलिब्रिटीज को दिया। भारत रत्न का इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन, मतलब सिविलियन की फील्ड में, जैसे मिलिट्री में परमवीर चक्र, अशोक चक्र ये दिया जाता है ना, यहाँ पर सबसे बड़ा सिविलियंस में अवार्ड दिया जाता है, दैट इज भारत रत्न। डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है, आर्ट में दिया जाता है, लिटरेचर, वो दिया जाता है, एक फेमस पर्सनैलिटी को दिया जाता है। अब इस बार 5 सेलिब्रिटीज को दिया गया है। कौन कौन सी वो 5 सेलिब्रिटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट? सबसे पहला नाम याद रखना, कर्पूरी ठाकुर। कौन? कर्पूरी ठाकुर, इनको दिया गया है। लिख लो ये कहीं पर, पांचों नाम लिख लो, एग्जाम में पूछा है। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है। किसको दिया गया है? लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पीवी नरसिम्हा राव, इनको दिया गया है। उसके बाद चरण सिंह को, ये भी रह चुके हैं, चरण सिंह को दिया गया है, चरण सिंह को दिया गया है। उसके बाद एम एस स्वामीनाथन को दिया, किसको दिया गया? एम एस स्वामीनाथन को दिया गया, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए। देखो कौन कौन है जिनको, हमारे ध्यान से याद रखो, कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं जिनको भारत रत्न 2024 में दिया गया। पहले तो नंबर 5 है, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चरण सिंह एंड एम एस स्वामीनाथन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद प्रभा वर्मा जो है उसको उनको क्या है, 33rd जो है सरस्वती सम्मान दिया जा रहा है लिटरेचर के फील्ड में। तो किसको दिया गया है? प्रभा वर्मा को दिया गया, इतना याद रखना आपने, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन है? ये पर्सनैलिटी कौन है? यतिन भास्कर दुग्गल। इनकी आपने वो भी सुनी होगी, ये जो स्पीच कर रहे थे कहाँ पर, पार्लियामेंट में डिबेट्स वगैरह कर रहे थे, उनकी बहुत ये रील वायरल हुई थी इनकी। तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट में, जो हर साल यूथ पार्लियामेंट होती है, उसमें फर्स्ट प्राइज इनको मिला है। किसको मिला है? यतिन भास्कर दुग्गल को। तो ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेसर मीना चरंदा को इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मिला है 2024 का। इंपॉर्टेंट है, देख लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ये इंपॉर्टेंट है। यतिन भास्कर दुग्गल जो है, इनको नेशनल यूथ पार्लियामेंट में फर्स्ट अवार्ड मिला है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही न्यूज में था, ठीक है। नेक्स्ट आलोक शुक्ला जो है, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज मिला है 2024 का। तो आलोक शुक्ला को गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज मिला है 2024 का। देखो इन चीजों को ना आपको ना थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपको ये रटनी है चीजें, नहीं, आपने क्या करना है, आपने इस पीडीएफ को 1-2 बार एग्जाम में जाने से पहले देख लेना है, लेक्चर को 2 बार एटलीस्ट सुन लेना, ताकि जो मैं चीजें बोल रहा हूँ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाए। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन में से अगर आपने एक बार कहीं ना कहीं पढ़ा होगा ना, तो आप वहां पर मार्क कर लोगे, ठीक है। तो आप 1-2 बार लेक्चर देख लेना, 1-2 बार आप कवर कर लोगे, तो ये आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाँ, ये साहित्य अकादमी अवार्ड नहीं, साहित्य अकादमी फेलोशिप। देखो साहित्य अकादमी फेलोशिप की बात हो रही है। साहित्य अकादमी फेलोशिप 2024 की रस्किन बॉन्ड को मिली। रस्किन बॉन्ड एक इंडियन ऑथर है, आपको पता है ये बहुत सारी बुक लिखते हैं, इनकी बहुत सारी बुक्स को बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हुए हैं, ठीक है। इनको पद्म अवार्ड्स के साथ भी सम्मानित किया गया। तो रस्किन बॉन्ड जो है, इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली। ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, सबसे बड़ा लिटरेरी मतलब लिखने वाला, जो ऑथर्स होते हैं जो लिखते हैं, हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर जो साहित्य अकादमी प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं साहित्य अकादमी फेलोशिप। तो 2024 का साहित्य अकादमी फेलोशिप किसको मिला है? रस्किन बॉन्ड को मिला है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक और फैक्ट ना, ये मिस हो गया था, ये फैक्ट बता देता हूं मैं। जो आपकी ये है ना प्रभा वर्मा, ठीक है, जिनको 33rd सरस्वती सम्मान मिला है, ये किसके लिए मिला? कौन सा ऐसा इनका वर्क है जिसके लिए इनको मिला है? तो ये वर्क लिख लो, रुद्र सात्विकार। सात्विकार, ये डब्ल्यू है, सात्विकार। तो रुद्र सात्विकार के लिए प्रभा वर्मा को 33rd सरस्वती सम्मान के साथ सम्मानित किया गया, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। उसके बाद रस्किन बॉन्ड वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद एबल प्राइज 2024 का किसको मिला? एबल प्राइज मतलब होता है कि जो मैथमेटिक्स की फील्ड में कोई एक एफिशिएंट काम करता है तो एबल प्राइज मिलता है। 2024 का किसको मिला है? मिकल टालाग्रैंड को मिला है, कहाँ के? फ्रांस के, ठीक है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 है, पहली बात ये 2024 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है? जैनी एल्पेनबैक्स को। अभी बताया यार, इनका नोवेल कौन सा था? काइरोस,
ठीक है, किसने ट्रांसलेट किया था ये भी बताया था। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 का जेनी अर्पनबैग, ये 2 बार पढ़ गए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। जेनी अर्पनबैग को मिला है, कौन सा नॉवल था इनका, काइरोस, ठीक है। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को विटले गोल्ड अवार्ड मिला है 2024 का, थोड़ा देख लेना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इस्कॉन भिवंडी, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ट्रस्टेड एनजीओ ऑफ द ईयर अवार्ड, मोस्ट ट्रस्टेड, सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एनजीओ साल की कौन सी रही है, इस्कॉन भिवंडी, कौन, इस्कॉन भिवंडी, ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑस्कर अवार्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ऑस्कर अवार्ड पूछता है एग्जाम में, देखो ऑस्कर अवार्ड, ओपनहाइमर याद कर लो यार, ओपनहाइमर मूवी से रिलेटेड ही मैक्सिमम ऑस्कर अवार्ड मिले। तो बेस्ट पिक्चर जो है मूवी कौन सी रही, ओपनहाइमर, आप सबको पता होगा ओपनहाइमर के बारे में। तो ओपनहाइमर जो है उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है 2024 का। एक्टर किसको मिला है, सिलियन मॉर्फी, यही ओपनहाइमर के सिलियन मॉर्फी को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड भी किसको मिला है, क्रिस्टोफर नोलन, वो भी किसके, ओपनहाइमर। तो ओपनहाइमर मूवी के, देखो ओपनहाइमर मूवी को बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्टर भी ओपनहाइमर का है सिलियन मॉर्फी, बेस्ट डायरेक्टर भी क्रिस्टोफर नोलन, किसके, ओपनहाइमर। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसका मिला है, एमा स्टोन को मिला। एमा स्टोन किसके लिए मिला, कौन से वर्क के लिए मिला है, पुअर थिंग्स, इनकी मूवी जो पुअर थिंग्स थी, पुअर थिंग्स, उसके लिए इनको मिला है, इनको ओपनहाइमर में नहीं है, ये ओपनहाइमर के लिए नहीं मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है, एमा स्टोन को मिला है पुअर थिंग्स के लिए, ये पॉइंट आपने याद रखना है। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड ओपनहाइमर को, बेस्ट एक्टर सिलियन मॉर्फी, किसके हैं, ओपनहाइमर के। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन ऑफ ओपनहाइमर। यार ये इंपॉर्टेंट है स्लाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये एग्जाम के लिए, इसको एक बार अच्छे से देख के एग्जाम में आप जाओगे, ठीक है। अब इंडिया एंड वर्ल्ड में कुछ देख लेते हैं, क्या क्या चेंज। सबसे पहली बात, सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति जो है इंडियन फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, आपको पता होगा इनके बारे में। सुधा मूर्ति को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है इंटरनेशनल वुमेन डे पे। तो इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है, 8 मार्च को बनाया। इंटरनेशनल वुमेन डे कब बनाया जाता है, 8 मार्च। देखो आज मैं वीडियो आपकी ना टैब पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके साथ मेरा पेन टैब ना इतना सूटेबली बैठ नहीं रहा है आज, इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है। बाकी जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ उनको आप अच्छे से लिख लो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सुधा मूर्ति को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में इंटरनेशनल वुमेन डे में, तो इतना आपने याद रखना है। अरविंद केजरीवाल, देखो अरविंद केजरीवाल के बारे में आपको पता ही है कि पहले सीएम रहे हैं कंट्री में जिनको वाइल होल्डिंग ऑफिस अरेस्ट किया गया। देखो अभी ये ऑफिस को होल्ड करें, मतलब आपको पता है दिल्ली के सीएम यही हैं और सीएम होने के बावजूद ये जेल पे थे। तो बेसिकली ये पहले सीएम बने हैं किसी कंट्री के, किसी भी कंट्री के जिनको अरेस्ट किया गया वाइल होल्डिंग ऑफिस। तो अरविंद केजरीवाल का नाम आपने याद रखना है। अब लिंडे कैमरॉन की बात करूं तो वो यूके की फर्स्ट वुमेन हाई कमिश्नर बनी है इंडिया में। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यूके की जो आपको पता है यूके की हाई कमीशन जो है इंडिया में है, तो यूके की पहली वुमेन हाई कमिश्नर इंडिया की बनी है लिंडी कैमरॉन। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है लिंडी कैमरॉन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। हाँ, 26 चीफ ऑफ नेवी, नेवी स्टाफ के, नेवल स्टाफ के चीफ किसको अपॉइंट किया गया है, एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। तो याद कर लेना, एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को, डीके त्रिपाठी को अपॉइंट किया गया एज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अभी रिसेंट, इसके बाद अभी रिसेंट 4-5 दिन पहले चीफ हमारे आर्मी स्टाफ के अपॉइंट हुए हैं, नए चीफ हुए हैं आर्मी स्टाफ के अपॉइंट। आप मुझे अभी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पे आ जाएगा। 5-6 दिन पहले की ही न्यूज है, 5-6 दिन पहले ही हमारे नए चीफ जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, किसके, आर्मी के। देखो नेवी के तो मैंने आपको बता दिया ना, एडमायरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। आपने मुझे बताना कौन से नए चीफ बने हैं आर्मी स्टाफ के, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, वीडियो पॉज करके अभी आंसर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मूव करते हैं, इदेशिशा नॉन ग्रेंज की बात करें, ये पहली वुमेन डीजीपी बनी है मेघालय की। तो ये भी याद रखना, इडिशा नॉन-ग्रेंज जो है ये पहली वुमेन डीजीपी बनी है मेघालय की, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट स्मॉल फैक्टर देख लो। इंडिया की पहली एस्ट्रो टूरिज्म, मतलब टूरिज्म को प्रमोट करने, एस्ट्रो टूरिज्म मतलब स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट। 33% गवर्नमेंट रिजर्वेशन देगी कॉन्ट्रैक्ट जॉब वुमेन्स को किसमें, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में। ये किस गवर्नमेंट ने करा है, कर्नाटक गवर्नमेंट में। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। ब्रू माइग्रेंट जो है त्रिपुरा के जो ब्रू माइग्रेंट हैं, ब्रू ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उन्होंने पहली बार लोकसभा में पार्टिसिपेट करा है। तो ब्रू माइग्रेंट्स कहाँ के हैं, त्रिपुरा के, याद रखना। और पहली बार पार्टिसिपेट, आपको एग्जाम में पूछेगा कौन सी ट्राइब ने पहली बार पार्टिसिपेट करा है लोकसभा इलेक्शंस में, तो ब्रू, ठीक है। और कहाँ से बिलोंग करते हैं, त्रिपुरा से, ठीक है। स्कूल ऑन व्हील्स, देखो मणिपुर गवर्नमेंट ने, देखो मणिपुर में आपको पता है अभी पिछले दिनों में क्या हुई, बहुत वहां पर वायलेंस वगैरह हुआ, तो बहुत लोग जो है वो कैंप्स वगैरह में रहते हैं। तो मणिपुर गवर्नमेंट ने एक स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम शुरू किया, मतलब स्कूल व्हील्स पे, मतलब गाड़ियों में बैठ के स्कूल चलेगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होगा कि जो
टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स तक पहुंचेंगे रिलीफ कैंप्स में और उनको जो है एजुकेशन, एसेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके एजुकेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए स्कूल्स ऑन व्हील प्रोग्राम है, ठीक है। क्लियर है? ये किस गवर्नमेंट का है? मणिपुर गवर्नमेंट का है। ड्यू टू वायलेंस वहां पर आपको पता है बहुत से लोग जो है वो रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, तो इस वजह से ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो एक रिपोर्ट आई, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट तो 2023 की। तो पहली बात तो आपको एग्जाम में पूछेगा ये निकालता कौन है? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकालता आईक्यू एयर। कौन निकालता? आईक्यू एयर। अब आपको पूछेगा एग्जाम में इस बार क्या क्या रहा, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या रहा। देखो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहली बात, इंडिया जो है वर्ल्ड की थर्ड नंबर पे पॉल्यूटेड कंट्री है वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड में इंडिया थर्ड नंबर पे वर्स्ट कंट्री है इन केस ऑफ पोल्यूशन। अगर हम एयर क्वालिटी की बात है, एयर क्वालिटी पोल्यूशन में भी एयर क्वालिटी की बात, तो इंडिया थर्ड वर्स्ट रही है, ठीक है। पहले नंबर पे बांग्लादेश वर्स्ट कंट्री रही है, दूसरे नंबर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे इंडिया, तीनों ही एशियन कंट्रीज और नेबरिंग कंट्रीज हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सिटीज की, तो दिल्ली जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी, डिफरेंट स्टेट की कंट्रीज की डिफरेंट कैपिटल्स है ना, और कौन सी कैपिटल सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है? वो दिल्ली है। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल सिटी जो है वो कौन सी है? दिल्ली है। और ये 4 कंसेक्टिव टर्म से रह रही है, मतलब 4 साल से दिल्ली ही रह रही है, ये याद रखना है। और अगर आपको एग्जाम में पूछेगा, बहुत न्यूज में आया था बिहार का बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ पर है? बिहार में। बेगूसराय जो है बिहार में, ये एक क्या है? ये बेसिकली मेट्रोपॉलिटन एरिया है, एक ऐसा एरिया है जो वर्ल्ड का मोस्ट पोल्यूटेड एरिया है। तो वर्ल्ड में मोस्ट पोल्यूटेड एरिया कौन सा है? बिहार का बेगूसराय, ठीक है। तो इतना आपने याद दो, क्या क्या देखा हमने यहाँ? वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट कौन निकालता? आईक्यूएर। इसके अकॉर्डिंग क्या है? पहले नंबर पे वर्स्ट पोल्यूटेड जो हमारी वर्ल्ड में वर्स्ट पोल्यूटेड जो कंट्री है वो कौन सी है? बांग्लादेश। सेकंड नंबर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे इंडिया आती है। थर्ड हमने इसमें क्या देखा कि दिल्ली जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी है वर्ल्ड की। उसके बाद हमने देखा बिहार का बेगूसराय रीजन जो है वो मेट्रोपॉलिटन मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? नेक्स्ट जुनपुत विलेज जो है, नहीं उससे पहले एक और न्यूज है, ये देख लो। इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस, देखो अंडर वाटर के अंदर मेट्रो ट्रेन सर्विसेज कहां पर लॉन्च हुई है? कोलकाता में। कोलकाता में हुगली रिवर है, वहां पर ये लॉन्च हुई है, तो इतना आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद जनपद विलेज कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का। ये एक नई टेस्टिंग साइट बनी है, स्टार्टेड बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ डिफरेंट प्लेसेस से टेस्ट करता है, और एक नई साइट बनी है जनपद विलेज, कहाँ का? वेस्ट बंगाल। तो जनपद विलेज बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल से। वो नई क्या बनी है? एक टेस्टिंग साइट बनी है डीआरडीओ की। तो एग्जाम में ये पूछ सकता है जनपद विलेज कहाँ पे बिलोंग करता है? तो वेस्ट बंगाल में। इतना तो आपने याद ही रखना, ठीक है। बम्बी बकेट ऑपरेशन, ठीक है, ये किसका ऑपरेशन है? इंडियन एयरफोर्स का। देखो फॉरेस्ट फायर बहुत सारी उत्तराखंड में लग रही थी, तो इंडियन एयरफोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च करा है, बम्बी बकेट ऑपरेशन। तो बम्बी बकेट ऑपरेशन किसका है? इंडियन एयरफोर्स का। किसके रिलेटेड है? उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट फायर्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए। तो इतना याद है। देखो इन डेप्थ नहीं जाना होता करंट अफेयर्स में, ऊपर ऊपर से इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो जीके से भी पूछते हैं वो फैक्चुअल डेटा ही पूछती है करंट अफेयर्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप करा है। तो एक तो चीज किसने डेवलप करा है? आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप करा है। क्या? फर्स्ट इंडिया की पहली जीन थेरेपी कैंसर कार टी सेल थेरेपी लॉन्च बाय द प्रेसिडेंट। देखो आईआईटी बॉम्बे ने बनाई, क्या बनाई है आईआईटी बॉम्बे ने? इंडिया की पहली जीन थेरेपी। देखो जो कैंसर सेल्स होते हैं ना उनको मारने के लिए एक थेरेपी होती है, कार टी सेल थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया ने बनाई है, इंडिया ने बनाई है अपनी खुद की। देखो ऐसे वर्ल्ड लेवल पे इंडिया ने भी बनाई है अपनी खुद की। इंडिया में किसने बनाई है? आईआईटी बॉम्बे ने बनाई। किसने लॉन्च करा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिंपल थी, मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट के रिलेटेड एक थेरेपी होती है कार टी सेल थेरेपी, ठीक है। इसको इंडिया में डेवलप किसने करा है? इंडिया में आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप करा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा, इतना याद है, ठीक है। खेवड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। खेवड़ा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। कौन बना रहा है? अदानी ग्रुप। खेवड़ा कहां पर है? गुजरात में, ये याद कर लेना। खेवड़ा गुजरात में है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावर प्लांट है। किसने बनाया है? अदानी ग्रुप इसको डेवलप कर रहा है। इंडिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक, जो हमें क्लाइमेट के बारे में बताएगी कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये वो, तो इंडिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक जो है वो कहां पर लगेगी? न्यू दिल्ली में लगेगी। अनवील्ड कहां पर हुई है? न्यू दिल्ली में। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। नाथा जागरी हाइड्रो पावर स्टेशन कहां पर है? हिमाचल प्रदेश का। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि नाथा जाखरी हाइड्रो पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश का इंडिया का पहला मल्टीपर्पज मतलब डिफरेंट पर्पज सर्व करेगा ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट है। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ। तो ये पॉइंट याद है। तो नाथा जाखरी कहां पर है? हाइड्रो पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश का। ये क्या है? इंडिया का पहला, एक तो मल्टीपर्पज है जिससे डिफरेंट पर्पज, एनर्जी भी पैदा हो जाएगी, डैम्स के आगे पानी भी चल जाएगा इरिगेशन की, तो ये सारे मल्टीपर्पज चीजें होती है। तो नाथा जाखरी हाइड्रो पावर स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश का इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्रोजेक्ट है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे।
हाँ, एक ग्रीन क्रेडिट स्कीम है हमारी गवर्नमेंट की, जिसमें हम क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली चीजें करते हैं। तो मध्य प्रदेश को पहला रैंक मिला है, तो मध्य प्रदेश को पहला रैंक मिला है इंडिया की ग्रीन क्रेडिट स्कीम में, इतना आपने याद है। ग्रीन क्रेडिट स्कीम में किसको मिला है? मध्य प्रदेश को पहला रैंक मिला। ये इंपॉर्टेंट है। भवानी केसर जो है कहाँ की है? ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट की है, जम्मू कश्मीर की। तो आपके जम्मू कश्मीर रिलेटेड फैक्ट है, ये फर्स्ट वुमेन जज बनी है इस डिस्ट्रिक्ट की। तो मतलब रजौरी डिस्ट्रिक्ट में पहली वुमेन जज जो है वो कौन बनी है? भवाना केसर फ्रॉम जम्मू कश्मीर। ये पॉइंट आपने याद है। देखो अब ये इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप में एक प्राइवेट बैंक ने अपनी ब्रांच ओपन करी है। तो फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है जिसने अपनी ब्रांच ओपन करी है लक्षद्वीप हमारे आइलैंड पे, किसने करी है? यूटी में एचडीएफसी ने करी है। किसने ब्रांच ओपन करी है? एचडीएफसी ने। तो एचडीएफसी ने ब्रांच ओपन करी है कहां पर? लक्षद्वीप में। ये पॉइंट आपने याद है, ठीक है। हसदेव फॉरेस्ट एरिया जो है न्यूज में था, ये किससे बिलोंग करता है? कौन सी स्टेट का एरिया है? फॉरेस्ट एरिया कौन सी स्टेट का है? छत्तीसगढ़ का। तो हसदेव फॉरेस्ट एरिया कौन सी स्टेट का है? छत्तीसगढ़ का है। इतना आपने याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो इस स्लाइड को आप देखो, तब तक मैं पानी भी लेता हूँ। आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे जीआई टैग्स है, G7 समिट, अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो न्यूज है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है वो अभी हमने कवर करनी है, ठीक है। तो अच्छे से देखो यार, इसमें ऑल्दो ये फैक्चुअल चीजें हैं, बोरिंग है, बट आपको करना है। ये एग्जाम में इसमें 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे, तो ये बहुत सिंपल होता है अगर आपने देखा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ, पारादीप पोर्ट कहाँ पे बिलोंग करता है? उड़ीसा का। देखो ये इंडिया का लार्जेस्ट कार्गो पोर्ट बनने जा रहा है। कौन सा? पारादीप पोर्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा का पारादीप पोर्ट। पोर्ट्स मैंने आपको पढ़ाया हूँ, आपको पता है पारादीप पोर्ट ओडिशा का, जहाँ से राइस वगैरह एक्सपोर्ट होता है। तो वो इंडिया का जो है लार्जेस्ट कार्गो पोर्ट जो है कार्गो मूवमेंट के लिए, तो लार्जेस्ट कार्गो पोर्ट बना। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। शेरनी पोर्टल वेरी इंपॉर्टेंट। शेरनी पोर्टल क्या है? देखो शेरनी की फुल फॉर्म देख लो पहले। शी रिसर्च नेटवर्क इंडिया। शी रिसर्च नेटवर्क इंडिया शेरनी की फुल फॉर्म है। ये पोर्टल किसने लॉन्च करा है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी ने लॉन्च करा। क्या है? बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो फीमेल साइंटिस्ट को एम्पावर करेगा और फीमेल फैकल्टीज को, मतलब फीमेल के रिलेटेड। शेरनी से ही नाम पता चल रहा है, शी रिसर्च नेटवर्क इंडिया, मतलब रिसर्च एरियाज में वुमेन को प्रमोट करना। किसने लॉन्च करा? यूजीसी ने लॉन्च करा, इतना याद रखना। ये इंपॉर्टेंट है। मीजल्स एंड रुबीला चैंपियन अवार्ड 2024 का इंडिया को मिला। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए ये बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने उठाई वही है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ 4-5 दिन है। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूं आप रिवाइज ही नहीं कर पाओ, बट आपको सिर्फ टू द पॉइंट वो इन्फॉर्मेशन दी है जो एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट। बहुत टाइम लगा इनको काटने में, ठीक है। इतने करेंट्स में से इतने को काटने में बहुत टाइम लगा, तो बहुत न्यूज थी, उसमें से ये सिलेक्ट करके लाया जो मुझे लगा कि जो आपके एग्जाम के ट्रेंड के साथ मैच करता है। इंडिया फर्स्ट ऑफ द काइंड मल्टीपर्पज हाइड्रो ग्रीन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर लॉन्च हुआ? हिमाचल प्रदेश में। ये तो अभी बता चुका हूँ, ये फैक्ट वापस रिपीट हो गया, ठीक है। अब देखो रिसेंट जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है ना किसी एरिया के किसी प्रोडक्ट को मिलता है, फिर बाकी जो स्टेट्स या बाकी रीजन उस प्रोडक्ट को हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते, तो जीआई टैग से उस प्रोडक्ट को बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ये सब चीजें की जाती है। तो जीआई टैग रिसेंट किसको मिला है? अजरक टेक्सटाइल। तो ये एक टेक्सटाइल है, टेक्सटाइल वर्क है, कहाँ का? गुजरात का। इसको मिला है अजरक टेक्सटाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम मोदी ने भी इसके बारे में बोला था। तो अजरक टेक्सटाइल गुजरात के, इसको जीआई टैग मिला, ठीक है। काठिया वीट कहाँ का है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। काठिया वीट को यहाँ, इसको भी जीआई टैग मिला है। सितार एंड तंपूरा, सितार और तंपूरा कहाँ के? महाराष्ट्र के, इनको जीआई टैग मिला है। सिल्वर फिलिग्री, ये कहाँ पे? उड़ीसा की, इसको जीआई टैग मिला है। मजूली मस्क असम का, इसको मिला है, ठीक है। कच्छ का अजरक, ये देख लिया, अजरक जो है गुजरात का है, अजरक टेक्सटाइल इसको मिला है। तिरंगा बर्फी इंपॉर्टेंट है, वाराणसी यूपी की, इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। अजरक टेक्सटाइल तो जरूर देख लेना, गुजरात का है, इसको जीआई टैग मिला है। उसके बाद सिल्वर फिलिग्री ओडिशा का, मजूली मस्क असम का, और तिरंगा बर्फी कहाँ की? वाराणसी यूपी की, इनको जीआई टैग मिला है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, ठीक है। इस पे पहले भी वीडियो लाई हुई है। देखो अगर आपको करंट अफेयर्स में इसको छोड़ के पीछे वाले आपके पास टाइम है तो पीछे वाली वीडियो भी देख लेना। करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने पहले भी डाली है, बट ये लास्ट 6 महीने के तो जरूर देख के जाना एग्जाम में जाने से पहले। अब देखो कुछ इंडेक्स आए हैं और इंपॉर्टेंट, उनको भी देख लेते हैं। देखो जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2022 का जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स है, उसमें इंडिया की रैंक कितनी है? 108। इतना याद करना है आपने, इंडिया की रैंक देख लो। हाँ, एक साइबर क्राइम जो है, साइबर क्राइम के रिलेटेड वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जो है, ठीक है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जो है, इसमें जो है इंडिया की रैंक कितनी है? ये 10th रैंक आई है, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है? रशिया, ये याद रखना। क्या है? साइबर क्राइम रिलेटेड, ठीक है। साइबर क्राइम के रिलेटेड जो है एक वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स निकलता है 2024 में, उसमें जो है टॉप में आई है रशिया, और इंडिया का रैंक कितना है? 10,
ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिया चाइना के बाद सेकंड कंट्री बन गया है मोबाइल फोन प्रोडक्शन। तो वर्ल्ड में मोबाइल फोन प्रोडक्शन में हम चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं, सबसे ज्यादा चाइनीज फोन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जो है स्विस ऑर्गेनाइजेशन है IQA, इसमें मैंने बता दिया इंडिया थर्ड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है, पहले नंबर पे बांग्लादेश है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान। थर्ड, इंडिया का पहला LNG बेस्ड लिक्विड नेचुरल गैस जो है उसके बेस में बस स्टार्ट हुई है कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है, ये याद रखना। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है HDI का जो इंडेक्स है UNDP जो निकालता है ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इंडेक्स, उसमें इंडिया का रैंक है 134। तो ये याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का रैंक कितना है 134 HDI इंडेक्स के अकॉर्डिंग टू UNDP, तो जो UNDP निकालता है, ठीक है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खुला है, बिहार के पटना में। तो पहला डॉल्फिन जो है हमारा इंडिया का एक्वेटिक एनिमल भी है नेशनल डॉल्फिन, ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन, तो ये याद करना है आपने। इंडिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, पटना में। इंडिया की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पर खुली है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, बनने जा रही है। इंडिया का पहला 5G 6G डिवाइस को कौन लॉन्च कर रहा है, कंट्री जापान ही, ऑलमोस्ट जापान साउथ कोरिया लॉन्च करता है जब भी कोई ऐसा 6G 7G होता है। रुद्रम सेकंड इंडिया की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, किसने लॉन्च करा है, DRDO। तो आपको पूछेगा रुद्रम सेकंड क्या है, इंडिया की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है, किसने लॉन्च करा, DRDO। बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्या है रुद्रम वो आपका कंसर्न नहीं है, वो एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा, जस्ट इतना याद रखना है। रुद्रम सेकंड एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इंडिया की पहली है, और किसने लॉन्च करा है, DRDO ने इसको लॉन्च करा, इतना याद है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये, ऑल्दो मैंने पहले भी पढ़ाया था करंट अफेयर्स में, अभी भी देख लो, वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड इंजन, ठीक है, 3D प्रिंटेड इंजन जो है स्पेस रॉकेट है, किसने लॉन्च करा है, अग्निकुल कॉस्मोस IIT मद्रास से, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस हमारी एक प्राइवेट कंपनी है, इसने IIT मद्रास के साथ मिलकर क्या लॉन्च करा, IIT मद्रास में पहला इंडिया का वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड इंजन स्पेस रॉकेट लॉन्च करा, ठीक है। ये भी बहुत न्यूज बना था कि कपिल सिब्बल इलेक्ट हुए एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं, कपिल सिब्बल, ये याद रखें। नीरज यादव, सुप्रिया दास दत्ता, कुनुकू हेमा कुमारी, ये 3 इंडियन जो हैं जो यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव में गए। देखो यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव 3 पर्सन गए, नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकू हेमा कुमारी, ये 3 नाम भी आप याद कर लोगे, ठीक है। इंडियन आर्मी ने स्टेब्लिश करा इसका पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहां पर, पुणे महाराष्ट्र में। इंडियन आर्मी ने इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह चीजों को आपको बताया जाएगा, तो वो बेसिकली कहां पर बना है, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। गगन शक्ति क्या है, बेसिकली इंडिया की बिगेस्ट एयरफोर्स एक्सरसाइज है, कहां पर रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुई थी, पोखरान राजस्थान में, ठीक है। क्लियर है, पोखरान टेस्ट भी जहां पर हमने किया था। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या देखा कि वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड इंजन स्पेस रॉकेट लॉन्च करा अग्निकुल कॉस्मोस ने। कपिल सिब्बल जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। 3 मेंबर्स जो है वुमेन रिप्रेजेंटेशन हुई है कहां पर, US में, इंडिया की, कौन कौन, नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता एंड कुनकू हेमा कुमारी। इंडियन आर्मी ने इंडिया का पहला इंपॉर्टेंट है यार कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहां पर, पुणे महाराष्ट्र में। गगन शक्ति जो है इंडिया का बिगेस्ट एयरफोर्स एक्सरसाइज है जो कहां पर ऑर्गेनाइज हुई है रिसेंटली, पोखरान में, ठीक है। अब वेनेजुएला जो है वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसके सारे ग्लेशियर जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कंट्री है, आप सबको पता है, और ये पहली वर्ल्ड की कंट्री है जिसके सारे ग्लेशियर जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, ठीक है। विषम कोड जो है वो पूछे किसके से रिलेटेड है, तो ये मोबाइल हॉटस्पॉट है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, किसका, इंडियन एयरफोर्स का, ठीक है। यूक्रेन ने वर्ल्ड का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमेट, मतलब एक ऐसा डिप्लोमेट के डिफरेंट कंट्रीज में जाते हो, इंडिया मतलब एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन को इंप्रूव करते हैं। तो यूक्रेन ने अपॉइंट करा है वर्ल्ड का पहला AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक रोबोटिक काइंड ऑफ डिप्लोमेट, ठीक है। क्रिश एंड भूमि, ये इंपॉर्टेंट है, क्रिश एंड भूमि क्या है, ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स हैं, किसके, DD के। अभी सर्च करना क्रिश और भूमि के बारे में, आपको पता चल जाएगा। बेसिकली क्या है, जैसे एंकर्स होते हैं ना, डिफरेंट जो लोग हैं वो एंकरिंग करते हैं डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे, तो DD किसान वालों ने क्रिश और भूमि 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स बनाए, बस इतना ही आपने याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पिरोल लाओ पैसा पाओ कंपेन, ये किसकी है, उत्तराखंड गवर्नमेंट। पिरोल लाओ पैसा पाओ, ये कंपेन किसकी है, उत्तराखंड गवर्नमेंट की। अल मरकतुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ, दुबई का अल मरकतुम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनेगा, ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट की श्रेणी में आएगा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आपके सिलेबस में है तो ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। प्री फायर मिशन ऑफ नासा टू स्टडी द आर्टिक, देखो आपको एग्जाम में पूछेगा प्री फायर मिशन किसका है, तो नासा का है। क्या काम है, आर्टिक एंड अंटार्कटिक रीजन को स्टडी करना, बस इतना ही पढ़ना। प्री फायर मिशन किसका है, नासा का, इसका काम क्या है, आर्टिक और अंटार्कटिक रीजन को स्टडी करना। देखो नासा ने पहला लूनर रेलवे स्टेशन मतलब मून पे रेलवे सिस्टम बनाया जिसका नाम है फ्लोट की फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लिविटेशन ऑन अ ट्रैक, यहाँ पे ट्रैक आता है, ठीक है, ट्रैक।
क्या फुल फॉर्म है फ्लोट की? फुल फ्लेक्सिबल लेविटेशन, फ्लेक्सिबल लेविटेशन, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है बेसिकली? देखो ये एक तरह का एक रेलवे सिस्टम है मून पे, मतलब मून पे सामान लेके जाने के लिए, तो ये काम करेगा फ्लोट। तो इतना याद रखना, फ्लोट स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, तो इतना आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद बी अ पार्ट ऑफ द प्लान इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजी। देखो 22 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या थी? बी पार्ट ऑफ द प्लान। क्या थी? बी पार्ट ऑफ द प्लान का पार्ट बनो। प्रत्यूष क्या है? एक रेडियो टेलीस्कोप। जस्ट इतना याद रखना, प्रत्यूष क्या है? एक रेडियो टेलीस्कोप है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस कहां पर चला? ईरान में चला। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस किससे? अभी आपको पूछेगा ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है वो उत्तराखंड में एयरफोर्स ने चलाया फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए। भाई गलत है, ये वहां पर नहीं है। ये ऑपरेशन जो ट्रू प्रॉमिस है वो कहां पर है? ईरान का। इसरो ने क्या किया? फ्री स्पेस, हाँ इसरो ने बोला है कि वो स्पेस को, उसके जो स्पेस मिशन हैं वो स्पेस डेब्रिस क्रिएट नहीं करना। जो जब हम कोई स्पेस मिशन लॉन्च करते हैं तो उसमें कुछ स्पेस में चीजें रह जाते हैं, उनको बोलते हैं डेब्रिस, जो वहां पर गंदगी का काम करता है, ठीक है, जो स्पेस में ऐसे ही घूमता रहता है, यानी डेब्रिस। इंडिया के इसरो ने ये बोला है कि हम जो है अपने स्पेस मिशन को स्पेस डेब्रिस से फ्री कर देंगे 2000, मतलब 2030 के बाद जो हमारे स्पेस मिशन जाएंगे उसमें कोई भी स्पेस डेब्रिस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। अब एक दो स्लाइड्स रह चुकी हैं, देखो इसको ध्यान से कर लेंगे तो ये कवर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट इज नाइजीरिया। नाइजीरिया की बात करें, पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड में जिसने मैन 5CV मेनिंगटिस की वैक्सीन निकाली है। तो देखो एक तो साउथ अफ्रीकन देश है और इतना बड़ा काम किया, तो ये न्यूज में है तो इंपॉर्टेंट है। तो नाइजीरिया वो कंट्री है, पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड की जिसने मेनिंगटिस की वैक्सीन बनाई है। कौन सी? मैन 5C वैक्सीन, ठीक है। टाइटन मिशन किसका है? नासा का मिशन है। किस प्लैनेट के लिए है? सैटर्न के लिए। अभी मैगलन मिशन भी पहले पढ़ाया था। तो टाइटन मिशन किसका है? सैटर्न के लिए है। शुक्र बोलते हैं शायद सैटर्न को, शुक्र ग्रह के लिए। और किसका है? नासा का, 2028 में। दुस्तलीग मिलिट्री एक्सरसाइज किसमें हुई है? इंडिया और उज्बेकिस्तान में। दुस्तलीग मिलिट्री एक्सरसाइज किसकी है? इंडिया और उज्बेकिस्तान की, ये भी आपको पता होना चाहिए। इराह, द फर्स्ट इंडियन फिल्म मेड विद AI टेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पहली फिल्म बनी है इरा, किसके साथ? AI टेक्नोलॉजी की वजह से। AI टेक्नोलॉजी की बेस पे पहली इंडिया की फिल्म बनी है इरा। देखो यार आपको ये मुश्किल लग रहा होगा, अभी मुझे पता है बहुत ज्यादा डेटा है, बट इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है। आपने कोई इसको रटना थोड़ी है सब चीजों को। एक वर्ड इराह सुना है आपने, आपको इराह के साथ जो बाकी ऑप्शन आएंगे ना वो आपने करंट अफेयर्स में सुने ही नहीं होंगे, तो आपको इराह बीच से सिलेक्ट करना, आप कर सकते हो ना यार। तो मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा, अगर इस वीडियो को 2 बार देख लोगे, सच बोल रहा हूँ, और अगर एक बार इस PDF को एग्जाम में जाने से पहले एक दो बार स्क्रॉल कर लोगे, ठीक है, लास्ट वाले दिन में एग्जाम में जाने से एक दिन पहले अगर इसको स्क्रॉल कर लोगे तो काम बन जाएगा आपका। इतना दिक्कत लेने वाली चीज नहीं, बहुत करंट अफेयर से बहुत कम करके लाया हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है, ठीक है। गोपीचंद थोट्टुकुरू की बात करें, ये इंडिया की पहले स्पेस टूरिस्ट बने, मतलब इंडिया के स्पेस में जाने वाले एज अ टूरिस्ट कौन बने हैं? गोपीचंद थोट्टाकुरा, ये याद रखना। प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, ये थीम थी इंटरनेशनल मदर्स डे। इंटरनेशनल मदर्स डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसकी थी अर्थ डे की थीम जो थी वो क्या थी? प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक, आपने याद रखना। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस जो है पहली कंट्री बनी है जिसने अबॉर्शन राइट को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनके अबॉर्शन के राइट्स डाले गए, तो ये किसने करा है? फ्रांस से बनी है और पहली कंट्री बनी है वर्ल्ड में, ठीक है। अभी G7 समिट चल रहा है, कहां पर चल रहा है? इटली में। तो आपको एग्जाम में पूछेगा G7 समिट 2024 का कहां पर चल रहा है? इटली में। #मेलोडी, ठीक है, मेलोडी। तो ये आपका मेलोडी, मोदी जी और मेलोडी का वो चल रहा है, मेलोडी हैशटैग वाला। तो ये तो आजकल बहुत है रील्स में, तो ये तो आपको पता है। ये तो मेलोडी से आप याद कर सकते हो कहां पर? मेलोनी की बात हो रही है। मेलोनी कहां से? इटली की प्राइम मिनिस्टर। तो आपने याद रखना G7 2024 का समिट कहां पर हुआ? इटली का। पिछला भी देख लो, G7 क्या है यार? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। कौन कौन सी 7 कंट्रीज आती हैं इसमें? एक USA कनाडा वहां से आ जाते हैं, अमेरिका से USA कनाडा। अगर हम यूरोप की बात करूं, यहाँ से यूके फ्रांस, उसके बाद यूके फ्रांस हो गया हमारा, उसके बाद क्या है? जर्मनी, उसके बाद इटली, ये 4 यहाँ से आ जाते हैं और जापान यहाँ से, ये 7 कंट्रीज बन गई। इंडिया इसका पार्ट है G7 का? नहीं, इंडिया का बट बुलाया जाता है मीटिंग्स में। तो G7 समिट 2024 की इटली में हो रही है। 2025 की कहाँ पर होगी? नेक्स्ट साल जो है 2025 की होगी कनाडा में। कहाँ पर होगी? कनाडा में। और 2023 की अगर पूछे इससे पहले कहाँ पर हुई थी? 2023 की हुई थी जापान में, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। तो इस बार की इटली में चल रही है, तो ये आप याद रख सकते हो। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट कमर्शियल, हाँ इंडिया की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लॉन्च करा, कहां पर? धोलेरा, गुजरात में। अब ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, साइक्लोन रिमल। देखो साइक्लोन रिमल जो है वो कहां पर आया था? आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, अरेबियन सी में आया, बे ऑफ बंगाल में आया। तो बे ऑफ बंगाल जो हमारे इंडिया का
ईस्टर्न रीजन है उसमें बे ऑफ बंगाल है, वेस्टर्न में अरेबियन सी है। तो ज़्यादातर जो हमारे साइक्लोन्स आते हैं बे ऑफ बंगाल में आते हैं। तो साइक्लोन रीमल कहाँ पर आया? बे ऑफ बंगाल में। अभी रिसेंटली इसने बांग्लादेश वगैरह में रीजन को हिट करा, इंडिया के वेस्ट बंगाल को भी। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। जापान ने, हाँ, एक हॉकी की ट्रॉफी होती है जिसका नाम है, क्या ट्रॉफी का नाम है? सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी। सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जो है हॉकी के साथ एसोसिएटेड है। पहले तो ये कप किससे एसोसिएटेड है? हॉकी के साथ। किसने जीता है? जापान ने। किसको हराया? पाकिस्तान में। ये पॉइंट आपने याद है। इसमें इतना नहीं है, तो इतना ही याद कर लो कि सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जो है किसने जीती है? जापान ने। और किसको हराया है? पाकिस्तान को। ठीक है। इन द लास्ट स्लाइड फॉर टुडेज लेक्चर, देखो इतना ही, जस्ट मान लो कि 1 घंटे के अंदर हमने 3 महीने का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करा है। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और टू द पॉइंट चीजें बताई गई हैं। तो यही आपने देखना है एग्जाम के लिए। मिशन दिव्य अस्त्र। मिशन दिव्य अस्त्र क्या है? बेसिकली देखो, डीआरडीओ की एक, मतलब अग्नि 5 जो हमारी मिसाइल है ना, उसको टेस्ट करने के लिए डीआरडीओ का सक्सेसफुल टेस्ट का हमने नाम रखा था मिशन दिव्य अस्त्र। मिशन दिव्य अस्त्र में एक क्या है, एक हमारा मिशन था जिसमें हमने सक्सेसफुली टेस्ट करा अग्नि 5 मिसाइल को। ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस ने स्टार्ट करा। ये क्या है? देखो, अभी केदारनाथ यात्रा हो रही है ना, उसमें जो है बेसिकली ड्रग अब्यूज ना हो उसको रोकने के लिए, या राइट ना हो, उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा जो है वो लॉन्च करा है। चैंगी 6 मिशन किसका है? चाइना का। ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बुक बहुत न्यूज में थी, डॉक्टर सुब्राव ने लिखी है, डी सुब्राव ने लिखी है। बुक क्या है? जस्ट अ मशीनरी नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर। मेरी लाइफ का एक मशीनरी नोट। ठीक है। द विनर माइंडसेट, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? शेन वॉटसन की। तो शेन वॉटसन की ऑटोबायोग्राफी है द विनर माइंडसेट, ये आपने याद रखना है। और रेड लाइट बुक जो है वो किसने लिखी है? केशव भारद्वाज ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स होती है ना, कोई न्यूज में होती हैं जो बहुत पॉपुलर हो जाती हैं। ठीक है, जो रिलीज होते हैं और पॉपुलर हो जाती हैं, वो आपने याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो हमने कवर कर लिए। देखो, ये एक सेशन है, इसके बाद एक और सेशन में लाऊंगा अभी। ठीक है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी आपने 2 दिन में इसको 2 बार देखना है, प्लस आपने क्या करना है, इसको 2 बार देखने के बाद आपने इसको 1-2 बार पीडीएफ को भी देख लेना है। उसके बाद जब 2-3 दिन के बाद, इसके बाद मैं दूसरा 2-3 दिन के बाद ही डालूंगा। इसीलिए डालूंगा क्योंकि मतलब अगर आपको 2-3 दिन मिलेंगे तो आप इसको कवर कर लोगे। देखो, अगर ये आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, कितनी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें टूवर्ड्स अदर, इन ऑर्डर टू गेट बेनिफिट अस, क्योंकि हमें भी थोड़ी रीच वगैरह की जरूरत है, तो आप इसको कर सकते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको 4-5 दिन बचता है आपके एग्जाम में, जो भी आपका अपना कंटेंट है, जो आपके अपने नोट्स बने, जिस चीज जगह से आपने पहले, उसको जरूर रिवाइज कर लेना। एक स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ वीडियो मैंने डाली थी, क्या क्या चीजों पे आपने एम्फेसाइज। आप ज्यादा मॉक टेस्ट पे मत दो, अगर ओएमआर बेस्ड एक आधा मॉक टेस्ट देना तो दे देना, और कोई ज्यादा टेस्ट देने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद आपके लिए मैं इंग्लिश के सेशन लाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली आज रात को कोशिश करूंगा एक सेशन लाने की, नहीं तो कल आ जाएगा। और जो मैंने आपको बोलता है स्पेशलाइजेशन का, उसका भी मैराथन सेशन बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। दिस इज फॉर टुडे। और अगर आपका कोई भी व्यू है, अगर कुछ बोलना चाहते हो, कोई टॉपिक रह गया है जिसमें आपको नहीं समझ आया, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।